हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में, जिसमें आज हम करने वाले एक और धमाकेदार सेशन आपके स्कोर बूस्टर सीरीज में। अभी तक स्कोर बूस्टर सीरीज में मुझे लगता है कि आपको काफी सारे अच्छे क्वेश्चन करने को मिले होंगे, और अगर ऐसा है तो जरूर कमेंट्स में हमें बतलाइए, सो दैट ये हमारा ही मोटिवेशन बढ़े और इस सीरीज को हम आगे से आगे कंटिन्यू कर पाए, राइट। तो चलिए, आज का सेशन अब आपके मन में आ रहा होगा कि किस किस टॉपिक के ऊपर है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों के है ना, कि दिल दिमाग गुर्दे है ना, सबका दर्द होता है, राइट। और कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि यार ये टॉपिक अगर मेरा थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता है, या इसमें अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस को करने की मेरी एक प्रैक्टिस हो जाती है, मुझे अप्रोचेस पता चल जाते हैं कि इसमें कैसे करना होता है, तो बहुत सारा काम मेरा आसान होगा। तो यस, और बहुत सारे बच्चों ने डिमांड भी की थी इस पर्टिकुलर टॉपिक की, है ना। तो यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे सेशन ऑन इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी हम क्या करने वाले हैं, जो जेई के सिलेबस में डेफिनेटली, दैट इज अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी। वैसे तो बहुत सारी इनइक्वालिटीज होती हैं, बट हम आज देखने वाले हैं एएम जीएम इनइक्वालिटी के ऊपर टॉप 21 क्वेश्चंस, है ना, टॉप 21 क्वेश्चंस। इनइक्वालिटी करने का फायदा क्या होता है, एक तो मैथमेटिकल मैच्योरिटी सुपर लेवल पे एनहांस हो जाती है, बहुत बहुत तगड़ी एनहांस हो जाती है, राइट। दूसरी चीज क्या है कि जैसे आप कैलकुलस भी करते हो, तो कैलकुलस में भी आप देखते हो कि बहुत सारी इनइक्वालिटीज का यूज आता है, और बहुत बार हम चीजों को एएम जीएम से बहुत आसानी से कर पाते हैं। इनफैक्ट मैं जब पढ़ाता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो मैक्सिमम मिनिमा के होते हैं, वो सीधे सीधे क्या है कि बिना डेरिवेटिव के भी हम अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से कर पाते हैं, और बहुत आसानी से कर पाते हैं ना, फास्टर देन dy बाई dx, राइट। तो इसलिए आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अगर आपको ये सेशन पसंद है तो कमेंट किए बिना मत जाइएगा, नहीं तो ये सेशन जो है धीरे धीरे हो सकता है उसमें मेरा भी इंटरेस्ट थोड़ा कम हो, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और इसको शेयर भी करें, राइट। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर सवाल के ऊपर, है ना। पहले जरूर आप खुद से अटेम्प्ट किया कीजिए, है ना, क्योंकि वो एक अच्छी हैबिट है। ये अच्छी हैबिट इसलिए है क्योंकि देखो, आपको पता तो चलेगा ना कि आपका दिमाग कहां जाने के बाद रुक जा रहा है, कहां के आगे आप सोच नहीं पा रहा, उसको रास्ता नहीं पता है कि इसके आगे कैसे बढ़ूं मैं। तो जब आप उस रास्ते को विजुलाइज कर पाइएगा टिल द एंड, तभी तो आप जेई के अंदर बढ़िया तरीके से हर एक क्वेश्चन को फोड़ के आइएगा। तो इसलिए आपको पता है कि पता चलना चाहिए कि कहां तक रुका है और कहां तक मेरी हेल्प से उसके आगे आप गए हो। और अगर आपने पूरा पूरा कर लिया तो बहुत अच्छी बात है ना यार, कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि यार इस तरह के सवाल तो मैं कर पा रहा हूं, राइट। तो चलिए अब पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, पहला सवाल कहता है कि भाई एबीसी आर प्लस है ना। तो एम जीएम की इनइक्वालिटीज में आप देखते होंगे जनरली कि जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि एम जीएम पॉजिटिव नंबर्स के लिए अप्लाई होता है, राइट। और एक चीज जो आज के पूरे सेशन में आप दिमाग में रखिएगा कि एम जीएम इक्वल कब होता है ना, उस चीज को भी आप फोकस करते रहिएगा कि मैं क्या सिखा रहा हूं उसमें, ठीक है। तो इसमें बोला है कि एक रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन को आप हिंदी इसको आप बोल सकते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन, जैसे फिजिक्स में होता है ना कंस्ट्रेंट, तो वैसे ही आप बोल सकते हैं कि ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, ये कंडीशन दिया हुआ है। और हमें बोलना है कि दिस एज्यूम्स द लीस्ट वैल्यू, है ना। लीस्ट वैल्यू मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू ले रहा होगा ना, 2a प्लस 3b प्लस 2 सबसे छोटी वैल्यू ले रहा होगा, ठीक है। अब इसमें इसमें कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप एक्सप्लोर करोगे, है ना, थोड़ा थोड़ा उसमें घुसोगे, है ना, इंटरेस्ट क्रिएट करोगे, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस इक्वेशन को ध्यान पूर्वक देखता हूं, तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि बी क्यू बी क्यू बी क्यू, अच्छा बी क्यू बाहर आ रहा है भाई, है ना। तो मैंने बोला ठीक है भाई, बी क्यू बाहर ले लेते हैं। आपको बोले सर बी क्यू तो बाहर ले लिया, अब क्या करोगे सर, तो बी क्यू बाहर लेने का 2a प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, 2a प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 देखकर मन में कुछ कुछ होता है। यस सर, मन में कुछ कुछ नहीं सर, बहुत कुछ होता है। क्या बहुत कुछ होता है मेरे भाई, तो ये सर अपन को लग रहा है कि a प्लस 1 का होल स्क्वायर है, a प्लस 1 का होल स्क्वायर है, एंड दैट इज 243 गिवन। यानी ये इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया मेरे भाई, और ये चीज बन रही है। और यहां देखिए, यहां 3b टाइप का टर्म है, यहां 2a प्लस 2 टाइप का टर्म है। तो आपको फील आ रहा है कि 2a प्लस 2 टाइप के टर्म का मतलब क्या हुआ, 2a प्लस 2 टाइप का टर्म का मतलब हुआ कि हम a प्लस 1 को 2 बार लिख सकते हैं, है ना। a प्लस 1 हम 2 बार लिख सकते हैं। अब देखो, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी कि हम किस टर्म पे एमजीएम लगाएं। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है एमजीएम का, कि हम इस तरीके से एमजीएम लगाते हैं बच्चों, क्योंकि देखो ये प्लस में है तो ये डेफिनेटली एम के, देखो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बातें आप तक पहुंच रही हैं तो आप डेफिनेटली इंप्रूव कर जाइएगा। ये बात मैंने क्या कही अभी, कि ये प्लस टाइप का दिख रहा है और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखो प्लस टाइप का दिख रहा है तो पहली चीज की एम की साइड बनना चाहिए, और मिनिमम निकलना चाहिए, तो और पुख्ता हो जाता है कि भाई ये तो एम की साइड ही बनना चाहिए ना, तभी तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होगा। और अगर आप एम की साइड वेरिएबल ले रहे हो, यानी कि हमें पता करना है कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है,
तो यानी जीएम की साइड फिक्स नंबर बनना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, है ना, कि हम लोग बोले एम की साइड अगर वेरिएबल ले रहे हो और ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम कर रहे हो तो जीएम वेरिएबल नहीं होना चाहिए ना। जीएम की कोशिश यही होनी चाहिए कि जीएम फिक्स हो जाए। कभी कभी वेरिएबल हो जाता है तो उस तरह के केसेस में फिर उसकी भी मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ सकती है, तो डबल इनइक्वालिटी ये केसेस में चले जाते हैं, ठीक है। बट फॉर द टाइमिंग इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर मुझे a+1 का होल स्क्वायर बनाना है तो a+1 को 2 बार लिखना पड़ेगा एम की साइड। क्यों सर? क्योंकि जब आप जीएम लिखिएगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिएगा, और जब दोनों का प्रोडक्ट कीजिएगा तो a+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, राइट। इसी तरीके से देखिएगा 3b को हम कैसे लिखेंगे? 3b को हम लिखेंगे बच्चों b प्लस b प्लस b, है ना। b प्लस b प्लस b मतलब आप जब gm लिखिएगा ना इसका तो b क्यूब अपने आप बन जाएगा। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि दिस होल अपॉन 5, 5 टर्म्स हो गए एम जीएम के लिए, है ना, 5 टर्म्स हो गए एम जीएम के लिए बच्चों। एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू इन सब का प्रोडक्ट, है ना, जीएम में इन सब का प्रोडक्ट रेज टू द पावर 1/5, तो a+1 का होल स्क्वायर b इंटू बी बी क्यूब और इस पूरे की पावर 1/5, है ना। अब देख सकते हैं यहां पे 2a प्लस 3b प्लस 2 बन गया और होल अपॉन 5 बन गया, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू a+1 का होल स्क्वायर इंटू बी क्यूब दिया हुआ है 243, 243 मुझे जहां तक लग रहा है 3 की पावर 5 होता बच्चों, है ना, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 की पावर 1/5 यानी कि 3 हो जाएगा। तो यानी कि 2a प्लस 3b प्लस 2 जो होगा उसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, है ना, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 15, उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 15। कोई बोले सर कब आएगी, है ना, जैसे अभी कभी कभी सवाल ऐसा आ जाता है कि ठीक है, एक तो बोला कि एज्यूम इट्स मिनिमम वैल्यू, तो हम लोग अच्छा हाँ ये वही सवाल हो गया जो मैं कह रहा था, ठीक है। तो एज्यूम्स इट्स लीस्ट वैल्यू देन a प्लस बी इज इक्वल, है ना। ये जो मैं देखो एक तो सवाल हो सकता था कि भाई इसकी लीस्ट वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शन में इसका लीस्ट वैल्यू आंसर में होता तो हम आंसर क्या कर देते 15, लेकिन ये नहीं पूछा है, ये बोला है कि जब इसकी लीस्ट वैल्यू आएगी तो a प्लस बी क्या होगा। तो यही मैं अभी बतलाने वाला था कि कभी कभी क्या होता है कि इसमें a और b की वैल्यूज पूछता है जिसके लिए लीस्ट आ रहा हो। तो am ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम में इक्वालिटी बेटा तब होल्ड करती है जब, सुनेंगे ध्यान से, am ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम में इक्वालिटी तब होल्ड करती है जब जिन टर्म्स पे तुमने am gm अप्लाई किया था वो टर्म्स आपस में बराबर हो। तो किन टर्म्स में आपने am gm अप्लाई किया था, तो यू कैन सी a+1 b देन b, तो ये आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। यानी कि अब तुम्हें नेक्स्ट राउंड खेलना पड़ेगा कि a+1 हैज टू बी b। अब ये तो बहुत ऑब्वियस है ना कि a+1 के बराबर तो होगा ही, है ना, b मस्ट बी इक्वल टू b मस्ट बी इक्वल टू b। तो बस क्या इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए एक्स्ट्रा कि a+1 मस्ट बी b, बस इतना ही होना चाहिए। अच्छा अब अगर ये चीज समझ में आ गई तो अब इसमें रखते हैं a+1 इज b को, है ना, तो a+1 इज b, है ना। जब ये लीस्ट ले रहा होगा तो a+1 b हो रहा होगा, तो ये b स्क्वायर हो गया एंड दिस इज 3 की पावर 5, यानी बच्चों b की वैल्यू तो 3 आ गई। अच्छा b की वैल्यू 3 आ गई तो b की वैल्यू 3 यहां रख दो, तो b की वैल्यू 3 रखते हैं, a+1 3 यानी a2 आ गया। तो बच्चों a2 आ गया, b3 आ गया, यानी a प्लस b की वैल्यू कितनी आएगी 5, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी दिल्ली। आई होप पहले क्वेश्चन में ही आपको ताबड़तोड़ मजा आ गया होगा, है ना। अगर आपने खुद से सॉल्व किया होगा तो डेफिनेटली एक बढ़िया कॉन्फिडेंस बन गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी मैंने थोड़ा सा इजी रखा है, इजी ही रखा है। बोले ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर, देख सकते हैं फिर से ये हिंट दे रहा है कि भाई आप एम जीएम पे चल सकते हैं ना। और इसे बोला ए प्लस बी 2 के बराबर है। बोलता है क्या है कि देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसमें सिर्फ मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है दोस्त। तो मुझे लग रहा है पहले इसको मल्टीप्लाई क्यों ना करके देख ले, है ना। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं कुछ मान लू, जैसे ई मान लेता हूं, ई, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 बाई ए इंटू 2 मतलब 6 बाई ए और 3 बाई बी इंटू 2 यानी कि 6 बाई बी, है ना, समझना ध्यान से। और प्लस एक टर्म आएगा दिस यानी कि 9 अपॉन ए बी। क्या आएगा 9 अपॉन ए बी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एलसीएम ले लेते हैं, 4 प्लस इसमें देखो 6 अपॉन ए बी और ऊपर क्या बनेगा 6 कॉमन ले लिया बी प्लस ए। अब यहां पे बच्चों ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, कितने के बराबर दी हुई है 2, यानी कि दिस इज 4 प्लस 12 अपॉन ए बी और प्लस 9 अपॉन ए बी। मतलब ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 4 प्लस 21 अपॉन ए बी। भाई आपको ई की मिनिमम वैल्यू बतलानी है, तो अगर ई की मिनिमम वैल्यू बतलानी है बच्चों तो इसका मतलब ए बी की मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। सोचिएगा ये पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम कब होगा, जब ए बी, है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम कब होगा, जब ए बी मैक्सिमम होगा। तो क्या मैं ए बी का मैक्सिमम यहां से निकाल सकता हूं? यस सर, इट इज वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू यूज ए एम जी एम इनइक्वालिटी। ए प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी।
ए प्लस बी की वैल्यू 2 रखोगे तो रूट ए बी इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू 1, यानी ए बी की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता चल गई बच्चों 1 है। और अगर ए बी की मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो ई मिनिमम इज ऑल्सो वेरी क्लियर, दिस इज 4 प्लस 21, यानी कि ये कितने के बराबर आ जाएगा 25, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों मोर देन 20। अब अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल भी थोड़ा शानदार सा ही लग रहा है मेरे को, है ना। a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 टिल 100 यहां पे एक प्लस साइन लगता है छूट गया है, एंड दैट इज इक्वल टू 50। और ये सारे टर्म्स कैसे दिए हैं पॉजिटिव, फिर से एम जीएम का हिंट आ रहा है ना। और बोल रहा है कि a1 इंटू a2 स्क्वायर, देखो a1 a2 स्क्वायर और इन सब की बोल रहा है क्या कि मैक्सिमम वैल्यू, है ना। क्या कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने जैसा बताया था ना कि अगर एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगा रहे हो तो एम वाली साइड का मिनिमम मिलेगा, है ना। तो एम में आप देखोगे प्लस प्लस की फील होगी, और अगर कभी उल्टा हो रहा हो तो जीएम वाली साइड का मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम मतलब जीएम इज लेस देन इक्वल टू एम, मतलब जीएम की सबसे बड़ी वैल्यू एक तरीके से सोच रहे हैं कि एम की तरफ जा रही है। लेकिन हैविंग सेड दैट इस चीज में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एम को इस बार कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, और एम को कांस्टेंट बनाने के लिए देखिए प्लस वाला रिलेशन दिया हुआ है आपके पास। तो यानी इसके बारे में अगर हम सोचें तो कैसे सोचेंगे, सुनेंगे ध्यान से, क्योंकि a1 एक बार चाहिए, a2 दो बार चाहिए, क्योंकि a2 इंटू a2 चाहिए, तो यानी इस 2a2 को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो यही यहां से हिंट मिल रहा है। तो a1 और 2a2 को कैसे लिखोगे बच्चों a2 प्लस a2, फिर a3 क्यूब बन रहा है, यानी कि आपको a3 प्लस a3 प्लस a3 कितनी बार लिखना पड़ेगा 3 बार, और ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। 100 a100 का क्या करोगे सर, तो 100 a100 का क्या करना पड़ेगा, a100 प्लस a100 कितनी बार होगा 100 टाइम्स। अब 100 टाइम्स लिख तो सकते नहीं, है ना। तो लेकिन दिस इज टोटली हाउ मेनी टाइम्स 100 टाइम्स। अब हमने बोला क्या कि दिस होल अपॉन देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। अब कितने टर्म्स हैं ये लिखेंगे ना नीचे, तो पहले में एक है, दूसरे में 2 टर्म है, तीसरे में 3 है, और लास्ट में 100, यानी कि टोटल 5050 टर्म्स है बच्चों, है ना। टोटल कितने हैं 505 टर्म्स। अब मुझे लगता है 1 से 100 का आपको मतलब सब याद होगा, है ना। 5050 टर्म्स है ना, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। जीएम मतलब क्या हो जाएगा a1 एक बार, फिर a2 इंटू a2। एक चीज सुनिएगा, मैं इसको सिंगल टर्म नहीं मान रहा हूं, है ना, मैं इसको सिंगल टर्म नहीं मान रहा हूं, मैं इन सबको टर्म्स मान रहा हूं, इन सबको टर्म्स मान रहा हूं। बहुत बार बच्चों को लग रहा हो कि सर ने ब्रैकेट लगा दिया, सर ने ब्रैकेट लगा दिया मतलब ये एक टर्म है, नहीं ये एक टर्म नहीं है, ये 2 टर्म है ना। मैं सबको इंडिविजुअल टर्म्स मानते हुए कर रहा हूं, यानी कि टोटल हमारे पास यहां पे ऊपर कितने टर्म्स है 5050 टर्म्स है ना। तो जब इन सबका प्रोडक्ट लिखोगे तो a1 a2 2 बार आएगा, a3 3 बार आएगा, तो a3 का क्यूब बन जाएगा, और इसी तरीके से कितना आएगा बच्चों a100 टाइम्स, एंड इस पूरे की पावर 1 अपॉन कितना आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आपका 5050, और इसकी वैल्यू a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 टिल 100 a100 की वैल्यू दी है 50, और नीचे क्या है 5050, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, a1 a2 स्क्वायर एंड सो ऑन। कुछ ऐसा है ना। तो ये मुझे लग रहा है कि 101 टाइम्स जा रहा है, 101 टाइम्स जा रहा है ना। तो 101 टाइम्स जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों साइड 5050 पावर रेज कीजिएगा बच्चों, तो a1 a2 स्क्वायर टिल a100 का पावर 100, एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 101 की पावर 500, ये चीज आ रही है। तो ये बोला कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऐसी है ना। तो अब आप देख सकते हो कि वैसे तो आपको तुरंत से समझ में आ जाएगा कि भाई जो आपका a है वो कितना आ जाएगा 101, अगर इसके हिसाब से चलें, अनलेस की और कोई ट्रिक ना हो इसमें, और b आ जाएगा 5050, है ना, ऐसा कुछ। अब कोई बोला कि a एंड b आर नेचुरल, ठीक है, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस b। अब इसमें भी इसकी लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ सर कि इधर लीस्ट कैसे आएगा, अगर a 101 है b 50-50 है तो बच्चों यहां पे ये यूनिक नहीं है। जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, समझना ध्यान से, कि 1 अपॉन 101 का स्क्वायर कर दूं और इसकी पावर 25 कर दूं, समझे आप। 1 अपॉन 101 का स्क्वायर, सॉरी 101 का स्क्वायर करूं और 25 तो यानी आप समझ गए ना, a की वैल्यू 101 स्क्वायर हो जाएगी और b 25 हो जाएगा। लेकिन जब आप 101 का स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली वो जो वैल्यू होगी
है ना, a प्लस बी की, वो इस वाली वैल्यू से तो मेरे ख्याल से ज्यादा होगी, क्योंकि 101 का स्क्वायर भी आपको मेरे ख्याल से 101 इंटू 101 कितना, मेरे ख्याल से बड़ा नंबर आएगा ना, बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। तो यानी कि अब अपने जो आंसर्स भी हैं, ऑप्शंस भी हैं, वो भी इसी रेंज में दिख रहे हैं, तो इसलिए अपन कंफर्म है कि भाई जब आंसर ही इस रेंज में है तो अपन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दिस आंसर इज गोइंग टू बी आई थिंक 51, 51 राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, है ना। अगला सवाल देखिए, है ना, ध्यान से देखिए, क्या कहता है कि एक्स एन वाई एन जेड एन डब्ल्यू एन डिनोट्स द एन टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद पॉजिटिव टर्म्स, है ना, टर्म्स पॉजिटिव है, और ये चीज बोल रहा है कि ये 8 के बराबर है और ये 20 के बराबर है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, आई थिंक यहां कुछ गायब हो गया है ना। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जहां तक मेरा ख्याल है शायद आया था x20, y20, z20 और w20, है ना, बाकी अभी देख लेंगे, है ना। x20 इंटू y20 इंटू z20 इंटू w20 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये वाली चीज, फिर से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये शायद जीएम के साइड होगा, है ना, इसकी पावर, पूरी पावर 1/4, है ना, एंड दैट इज जीएम, है ना, और इधर आ जाएगा x20 प्लस y20 प्लस z20 प्लस w20। तो बच्चों अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं और ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो x20 w20 y20 z20 w20 का मैक्सिमम मान आ जाएगा अपने आप ही, है ना। तो मेरा मेन फोकस क्या होगा ना, इस चीज को कैलकुलेट करना, और उसके लिए मुझे दो कंडीशन दिए हुए, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला। अब मैंने बोला कि ठीक है भाई, अगर मैं इनके जो भी इन एपी, अलग अलग एपीस हैं, अलग अलग एपीस के टर्म्स हैं, ठीक है, अलग अलग एपीस है, ठीक है ना। तो हमने बोला कि ठीक है, एक्सएन के बारे में अगर हम बात करें तो एक्सएन कितना हो जाएगा, a1 प्लस n-1 इंटू d1, है ना। ऐसे ही आप yn भी निकाल सकते हो, और zn कितना जाएगा बताओ, और इसी तरीके से wn कितना जाएगा। तो मुझे लग रहा है एपी के फॉर्मूले हमने लगा दिए, है ना, एपी के फॉर्मूले हमने लगा दिए, एक्स एन वाई एन जेड एन डब्ल्यू एन, है ना। और मुझे बार बार चारों का सम दिख रहा है, तो मैं क्या सोच रहा था ना कि इनका जोड़ निकाल लेते हैं। तो इनका जब जोड़ निकालोगे बच्चों तो ये कितना आएगा, एक्स एन प्लस वाई एन प्लस जेड एन प्लस डब्ल्यू एन, एंड दैट इज गोइंग टू बी दिस कांस्टेंट सम, है ना, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। तो इसको मैं कैपिटल ए बोल देता हूं, और प्लस ये d1 प्लस ये कॉमन आ जाएगा, सॉरी n-1 कॉमन आ जाएगा, और अंदर बन जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4, उसको d बोल दिया मैंने, है ना, समझना। तो मैंने जब n की वैल्यू 4 रखी तो ये बन जाएगा, और 4 पे समझिएगा, 4 पे ये साइड हो जाएगी 8, और तुम्हारे पास कितना आ जाएगा a प्लस 3d। जब n की वैल्यू आप 10 रखिएगा ना, इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू आप 10 रखिएगा, तो इधर की साइड बन जाएगी 10, और ये बन जाएगा a प्लस 9d। तो हमें इससे कैपिटल ए और कैपिटल डी निकल जाएगा, कैसे सर, दोनों को घटा दीजिए, तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा 6d 2 के बराबर, है ना, 6d कितने के बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर, और 3d कितने के बराबर हो जाएगा, 1। 3d अगर 1 के बराबर हो गया तो यहां पे रख दीजिए 3d का मान, तो 1, तो a की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो d 1/3 और a 7 है, a क्या है, a है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, d क्या है, कैपिटल d क्या है, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4। हमें देख रहे हो 20 वाली चीज को कैलकुलेट करना है, तो अगर 20 वाली चीज को कैलकुलेट करना है बच्चों, तो हम n का मान कितना रखेंगे इसमें, 20, और 20 रखते हमारे को ये चीज मिल जाएगी जो हमें चाहिए, x20 प्लस y20 प्लस z20 प्लस w20, और उसका मान देखना, कैपिटल A इज 7, कैपिटल A इज 7, अगर सब कैलकुलेशन सही है तो कैपिटल A इज 7, और प्लस n-1, 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 19, और D अगर 1/3 आ रहा है मेरे भाई, मुझे लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, यहां पे ये 20 है बच्चों, ये 20 है ना, ये 20 है, वो 8 है, तो 20 में से 8 गया 12 होगा शायद इधर, सॉरी, राइट, हाँ, एक थोड़ा सा करेक्शन आ गया है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6d इज 12, क्योंकि आंसर मेरे को थोड़ा नंबर में लग रहा था, ये फ्रैक्शन आ रहा था, तो इसलिए मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गया, और d की वैल्यू 2 आ रही है, और d 12 2 आ रहा है, तो देख सकते हो 2 यहां रखोगे तो 6a प्लस 6 इज 8, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी।
तो बच्चों ए की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 2 रख के देख लो आप। तो ए की वैल्यू 2 रखो और डी की वैल्यू 2 रखो, तो कितना आएगा 2 प्लस 19 इंटू 2, तो मुझे लग रहा है 40 आ रहा है बच्चों, 40। तो अगर ये 40 आ रहा है तो अब आप यहां 40 रखोगे तो 40 अपॉन 4 इज 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये प्रोडक्ट की पावर 1/4। तो मुझे लग रहा है कि यार इसके बाद तो आप क्लियर है कि आप 4 पावर रेज कर लीजिएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कितनी, 10 रेज टू द पावर 4, है ना। तो इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो बेसिकली आपको चीजों को देखते हुए समझते हुए चलना है, ठीक है। अभी देखिए ये बोला है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू सब 1 से बड़े हैं, ताकि ये y -1 w -1 z -1 ये सब 1 से बड़े होंगे, तो ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। और x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर तो सब बड़े। अब यहां पे सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि इसमें अगर एम जी एम लगा भी देंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसी से कटेगा नहीं, क्योंकि ये प्लस में साइड है ना, प्लस की साइड है, प्लस 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 है, तो यानी पक्की बात है एम होगा, है ना, ये एम की साइड बन रहा होगा। लेकिन यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, अच्छा लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो इससे और पक्का हो गया कि एम की साइड हो गई है। लेकिन डायरेक्टली एम जीएम लग नहीं रहा है, मतलब लगा नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि जीएम कांस्टेंट नहीं। तो एक चीज ये हो सकती है कि भाई हम फिर जीएम को फर्दर मिनिमाइज करें, वो मुझे और पेचीदा लग रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर और इनका प्रोडक्ट वो और थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है। लेकिन मुझे ऐसा एक चीज लग रहा है कि यार एक्स स्क्वायर और एक्स -1 को क्या हम डील कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स -1 को क्या डील कर सकते हैं, इसमें कुछ हम सेटिंग कर सकते हैं। तो मुझे एक्स स्क्वायर और एक्स -1 सोचते हुए ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई अगर मैं एक्स -1 का होल स्क्वायर सोचूं तो मजा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर मतलब जैसे ये मैंने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का लिखता हूं, तो एक्स स्क्वायर -2x + 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 1 होगा। लेकिन अगर मुझे x -1 में मिलता तो ज्यादा शायद समझ में आता। तो मैं बोल रहा हूं कि एक काम करते हैं यार, फिर हम क्या करते हैं कि x -2 का होल स्क्वायर सोचते हैं। x -2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर -4x + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां से मेरे को क्लियरली समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 × x -1। यानी ये बहुत पक्का हो गया दोस्तों कि एक्स स्क्वायर अपॉन x -1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और ये अब हम खेल सकते हैं कि अब हम इसको एम बनाएंगे तो जीएम की साइड जो एक्स स्क्वायर अपॉन x -1 होगा उसको फर्दर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कर देंगे। तो यानी यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा कि एम लिखिए और होल अपॉन कितना आ जाएगा 4। तभी थोड़ी देर पहले मैंने एक डबल इनइक्वालिटी की बात की थी कि एम जीएम लगाओ और उसके बाद फिर जो जीएम बने उसको फिर आप मिनिमाइज करो, है ना। तो इसमें थोड़ा सा स्पेशल चीज है, वो ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। तो इसका एम लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसका जब जीएम लिखोगे बच्चों तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई -1 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन जेड -1 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू -1 और इंटू डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन एक्स -1 की पावर 1/4। एंड नाउ यू कैन सी कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यानी कि फर्दर हम लोग बोल रहे हैं फर्दर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स -1 4 से बड़ा, वाई स्क्वायर अपॉन वाई -1 4 से बड़ा, ये भी 4 से बड़ा और ये भी 4 से बड़ा। तो इसमें समझ रहे हो कि 2 बार इनइक्वालिटी लगी। तो इसमें एक चीज जरूर चेक कर लीजिएगा कि पहला और लास्ट वाला बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि आप जब डबल इनइक्वालिटी लगाते हो ना तो पहला और लास्ट कभी कभी बराबर नहीं होता, तो फिर उसमें मिनिमम क्लेम नहीं कर सकते हैं, है ना, ये समझिएगा। तो यानी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अब हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई है और बराबर होगा कि नहीं होगा वो हम 2 सेकंड में अब चेक कर लेंगे। जेड स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू -1, अच्छा कहीं कुछ छोटी मोटी गलती हो जाए ना तो आप संभाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार कैलकुलेशन में दिमाग कहीं और चल रहा होता है समझाने में, है ना, और कुछ छोटी मोटी गलती इधर हो जाती है, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह डब्ल्यू कभी लिखा हुआ हो सकता है ना। बाकी दिमाग में मेरे क्लियर है कि कौन क्या चीज है ना। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4, तो ये 4 × 4 कितना आ जाएगा 16। तो यानी यहां से ये समझ में आ रहा है कि भाई इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी ना, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट इज, है ना, द मिनिमम वैल्यू 16। लेकिन सबसे पहली चीज है कि क्या ये 16 हो सकता है, तो इसके लिए हमें इक्वालिटी चेक करना पड़ेगा, है ना। इक्वालिटी के लिए जब इन दोनों की इक्वालिटी की बात करोगे तो ये सारे टर्म्स बराबर होने चाहिए, और जब इनकी इक्वालिटी की बात करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स -1 4 कब होगा। तो ये समझ में आ रहा है ना कि जब ये 0 होगा यानी कि x की वैल्यू 2 होगा तभी तो 4 होगा। यानी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स -1 4 कब होगा बताओ, जब x की वैल्यू 2 होगी। ऐसे ही वाई स्क्वायर अपॉन वाई -1 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। अब बात ये है
कि क्या x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2 पे क्या ये चीज 16 आ रही है? अगर आ रही है तो इक्वालिटी होल्ड हो गया। तो आंसर इज यस। 2 रखोगे तो 4 अपॉन 2 माइनस 1 1, तो 4 हो जाएगा। ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, यानी इक्वालिटी होल्ड कर रही है, यानी मिनिमम इसका मेरे ख्याल से 16 ही आएगा, है ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, और फिर से ये प्रोडक्ट दिख रहा है, तो प्रोडक्ट दिख रहा है मतलब ये पक्का जीएम की साइड होगा, और ये फिर से सम दिख रहा है मतलब ये एम की साइड होगा, है ना। तो अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कंस्ट्रेंट तो यही यूज होगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 18, लेकिन जीएम की साइड ये बनना चाहिए बेटा। जीएम की साइड जब ए स्क्वायर बनेगा ना, तो ए में ए को 2 बार लिखना पड़ेगा। अब हमें ए भी लिखना है और ए को 2 बार लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बताओ? तो हम लोग बोले a बाई 2 प्लस a बाई 2, a by 2 plus a by 2 will make a in am, और gm में a by 2 into a by 2 यानी कि वो बना देगा आपका a स्क्वायर, है ना। इसी तरीके से देखिएगा b क्यूब है और यहां b है, तो b को 3 बराबर टुकड़ों में बांट दीजिए, b by 3 b by 3 b by 3 प्लस c की पावर 4 है तो c को 4 टुकड़ों में बांट सकते हैं ना, ऐसे। तभी मैं बेसिक में बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जा रहा हूं, बाकी करने के लिए और भी तरीके सोच सकते हैं। एम जीएम पे ही हम टोटली फोकस कर रहे हैं, है ना, एम जीएम पे ही टोटली फोकस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि अल्टीमेटली ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और नीचे कितने टर्म्स है? 1 2 3, 2 3 5 और 4 9, ठीक है, 4 9, और दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इनका प्रोडक्ट लिखो, तो ए बाई टू मतलब ए स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर बाई, सॉरी बी क्यूब बाई 3 क्यूब, फिर सी की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4, एंड पूरे की पावर कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 9। हाँ, तो ये वापस से क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, है ना, ये वापस से क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 9, और दोनों साइड बच्चों का 9 पावर रेज कर दोगे तो ये 9, है ना, और इधर क्या बन जाएगा आपका? a स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4 और 2 स्क्वायर 3 क्यूब 4 की पावर 4। एक मिनट, अगर मैं बोलूं a प्लस बी प्लस सी, तो ये तो गिवन है ना, फिक्स है, 18 है, 18 बटा 9 कितना हो जाएगा? 2। तो यानी मुझे लग रहा है, देखो a स्क्वायर बी क्यू सी की पावर 4 जो होगा ना, दैट इज लेस देन इक्वल टू, है ना, देखना ध्यान से, 18 बटा 9 2, तो ये 2 की पावर 9, 2 क्यूब इधर से आएगा, 3 की पावर 4 आएगा और 4 की पावर 4 आएगा। तो अब देख लो कि किसके बराबर बैठ रहा है ना, सब में पावर 4 है, 4 6 और 8 में बदल रहा है ना। अगर मैं बोलूं 4 की पावर 4 तो है 6 की पावर 4, एक बार देखना पड़ेगा, है ना, या फिर इसमें 2 के पावर एक, मतलब देखो, एक तो तरीका है कि मैं यहां से निकाल लूं 2 की पावर 9 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 12, 3 की पावर 4, और ये 2 स्क्वायर तो 2 की पावर 8, यानी कि 2 की पावर 20 और 3 की पावर 4। ये देख लो अब 2 की पावर 20 किस में आ रहा है, 3 की पावर 4 किस में आ रहा है ना। तो इसमें जैसे 4 की पावर 4 है तो ये 2 की पावर 8 हो गया, ये 3 स्क्वायर और 2 की पावर 4 हो गया, और ये 2 क्यूब यानी कि 2 की पावर 12 हो गया, 22। तो 22 लग तो नहीं रहा है, नहीं लग रहा है ना। 3 इंटू 2, गड़बड़ा गया, ये 3 की पावर 4 होगा, ये 2 की पावर 4 होगा ना, 24 है तो बहुत भारी, बहुत ज्यादा आगे चला गया। इसको देखो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 की पावर 4, नहीं ये तो 2 क्यूब 3 क्यूब, ये तो बैठेगा नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि 3 की पावर 4 वाला तो यही है, क्योंकि इसमें 3 क्यूब आएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा इधर 3 स्क्वायर लिख दिया, लेकिन तब भी ये 3 की पावर 5 आएगा, तो ये भी तो नहीं होगा, ये 3 स्क्वायर तो ये भी नहीं होगा यार। तो फिर चांस तो इसी के बनते हैं, चांस तो इसी के बनते हैं, लेकिन ये बन नहीं रहा, या तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। 2 क्यूब 3 की पावर 4 नहीं आएगा, 3 क्यूब आएगा, फिर से गड़बड़ कर दिए, 3 क्यूब आएगा भाई, है ना, 3 क्यूब आएगा, सॉरी 3 क्यूब आएगा। और ये देख लो यार एक बार पहले, 9 दूनी 18, 2 की पावर 9, ठीक है, 2 क्यूब 3 क्यूब, है ना, 3 क्यूब और फिर 4 की पावर 4, तो मुझे लग रहा है 2 की पावर 12, 3 क्यूब
और 2 की पावर 8 शायद, तो 2 की पावर 20 और 3 क्यूब आएगा। तो पहले वाले को चेक करने का कोई औचित्य नहीं है, इसमें तो नहीं बैठेगी बात, इसमें अब देखना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा और सिर्फ इसी में देखना पड़ेगा कि ये बैठ जाना चाहिए। 2 की पावर 4, फिर 2 क्यूब 3 क्यूब और 2 क्यूब की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 12। फिर से गड़बड़ है, 2 की पावर 4 ठीक लिखा है, 2 क्यूब ठीक लिखा है। कुछ भारी मिसमैनेज हो रहा है यार, या तो ऑप्शंस कुछ गड़बड़ दे दिए गए हैं क्या। ये वाला एक बार देखिए, ये हो सकता है 3 स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर हो, सॉरी 4 स्क्वायर हो। 4 स्क्वायर है तो फिर तो सेम ही हो जाएगा, 4 स्क्वायर है तो फिर तो सेम ही हो जाएगा। 4 3 7 12 7 19 19 19 19 19 नहीं, मुझे लग रहा है या तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है या फिर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है ना। यहाँ पे कुछ बार बार सेम गलती कर रहे हैं यार। यहाँ 2 स्क्वायर होगा, ये 2 स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 11 8 19। हाँ भाई ठीक है ना, 8 2 10 19, 2 की पावर 19 इंटू 3 क्यूब, ठीक है भाई ठीक है। तो 2 की पावर 19 यहाँ आ रहा था ना, 12 3 15 4 19, बी ऑप्शन ही सही है, बी ऑप्शन ही सही है। ये बार बार मैंने थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ लिख दिया था, ठीक है, बाकी देख लीजिएगा, है ना, मेरे ख्याल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा शानदार लग रहा है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि एबीसी बी ए ट्राइंगल विद ए बी इक्वल टू 5, बी सी इक्वल टू 4, ए सी इक्वल टू 3। देख के राइट एंगल ट्राइंगल लग रहा है। बोला लेट पी एंड क्यू बी स्क्वायर्स ए बी सी विद डिसजॉइंट इंटीरियर्स, मतलब दो स्क्वायर्स हैं, डिसजॉइंट इंटीरियर मतलब उसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, सच दैट दे बोथ हैव वन साइड लाइंग ऑन ए बी। तो हमने बोला ठीक है भाई, इस तरह का हमने एक मान लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया और दोनों का एक साइड किस पे है, ए बी पे है ना। तो मैं इसको ए बोल रहा हूं, इसको बी बोल रहा हूं और इसको सी बोल रहा हूं, और ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ए बी की वैल्यू 5 है, इसका लेंथ 5 बच्चों, बीसी की वैल्यू 4 है और AC की वैल्यू है 3, AC की वैल्यू 3। बोला P and Q squares inside ABC with disjoint interior such that they both have one side lying on AB. Also the two squares each have an edge lying on a common line perpendicular to AB. मतलब AB के परपेंडिकुलर किसी लाइन पे कॉमन एज टाइप का बन रहा है ना। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा अपन सोच सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। देख लो एक बार, तुम लोग भी देख लो। इन दोनों का कोई इंटीरियर कॉमन नहीं है, दोनों डिसजॉइंट इंटीरियर है। डिसजॉइंट मतलब कोई कॉमन पोर्शन नहीं होना चाहिए। एक साइड इसका ए बी पे लाई कर रहा है, दोनों का, दोनों स्क्वायर का ईच हैव एन एज लाइंग ऑन अ कॉमन लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। ये देख लीजिए, ये परपेंडिकुलर टू क्या है, ए बी है ना। एंड पी हैज वन वर्टेक्स ऑन ए सी, ये पी अगर बोल रहे हैं तो पी का एक वर्टेक्स ए सी पे है, ये वाला। और क्यू हैज वन वर्टेक्स ऑन, तो इसको अगर क्यू स्क्वायर बोले, स्क्वायर का नाम है क्यू, तो वन वर्टेक्स ऑन बीसी, तो हम लोग बोले कि ये वाला वर्टेक्स किस पे है, बीसी पे। द मिनिमम सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर्स के मिनिमम सम के बारे में बात कर रहा है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई जरूर कीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। हालांकि मैंने डायग्राम तो बना ही दिया है ना। अगर मैं बोलता हूं बच्चों कि ये लेंथ तो मुझे पता है 5 के बराबर है ना। अगर मैं ये वाला लेंथ सोचूं तो ये वाला लेंथ मैंने मान लिया ए, स्क्वायर है तो ये भी ए होगा, और ये वाला लेंथ अगर बी मानूं तो ये वाला भी लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, बी, है ना। और ये 90 90 तो है ही, ये समझ रहे हो। अगर मैं इस वाले लेंथ को बच्चों मान लो कि x कहता हूं और इस वाले लेंथ को मैं y कहता हूं, है ना, तो कैन आई राइट दिस रिजल्ट कि x प्लस ए प्लस बी प्लस वाई इक्वल टू 5।
और मैं क्या सोच रहा था ना कि एक्स और वाई को इन टर्म्स ऑफ ए और बी लिखते हैं। कैसे, सुनना ध्यान से। ये एंगल अगर मैंने थीटा माना है तो ये नोन एंगल है मेरे लिए। को बोले सर कैसे? इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो बेटा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं पूछूं कि tan थीटा या sin थीटा लिखें, sin थीटा लिखें, इन दोनों को कैसे कनेक्ट करेंगे tan थीटा से? हाँ, तो tan थीटा कितना हो जाएगा a/x। tan थीटा कितना हो जाएगा a/x। आप ध्यान से देख लीजिए, है ना, tan थीटा लिखिएगा तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करेंगे तो a/x विल बी tan थीटा। इस बड़े वाले ट्रायंगल में सोचो tan थीटा क्या आएगा, तो ये 90 डिग्री है ना, तो इस थीटा का परपेंडिकुलर ये है और बेस ये। तो मुझे लग रहा है tan थीटा अगर इस वाले राइट ट्रायंगल में देखोगे तो परपेंडिकुलर ये मतलब 4 और बेस कितना हो जाएगा इसका 3, ये हाइपोटेनस है, यानी tan थीटा इज 4/3 बॉस। यानी बच्चों x की वैल्यू कितनी आ रही है पता है? x की वैल्यू आ रही है शायद 3a/4। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3a/4। इसी तरीके से y को कैलकुलेट करेंगे ना, इधर आइएगा, तो हमने बोला कि यहां पे अगर मैं थीटा बोल रहा हूं तो ये आप चाहो तो 90 माइनस थीटा भी बोल सकते हो ना, या फिर आप इसको अल्फा बोल लो। तो इसमें tan अल्फा निकालो, तो tan अल्फा कितना आएगा? tan अल्फा विल बिकम b/y। और फिर से इस राइट एंगल ट्रायंगल में जब तुम tan अल्फा निकालोगे दोस्त, तो tan अल्फा में क्या होगा? इसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर 3/4। यानी y की वैल्यू पता कितनी आ रही है? मुझे लग रहा है 4b/3। तो बच्चों x यहां से उठा के डाल रहे हैं 3a/4 और y की वैल्यू रख रहे हैं 4b/3, यानी a और b में एक हमारे पास कंडीशन बनने वाला है। क्या है कंडीशन देखें तो हम लोग एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो नीचे कितना बन जाएगा? 12 है ना। एलसीएम क्या बन जाएगा? 12, और ये बन जाएगा तुम्हारे पास 9a और 2a यानी कि 21a। ठीक है, और फिर 12 है तो यहां 12b और तुम्हारा बनेगा ये 16b यानी कि 28b। यानी मुझे लग रहा है कि दिस शुड बी 21a है ना, या फिर इसको थोड़ा और 7 से डिवाइड करके भी लिख सकते हो ना। ये बन जाएगा 3a प्लस क्या बनेगा 4b इक्वल टू 60/7। ये हमारे पास एक कंस्टेंट इक्वेशन आ रही है और बोला सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द। तो यानी एरिया कितना आएगा? एरिया तो सर आएगा सम दोनों का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां पे मुझे लग रहा है एम जीएम से शायद थोड़ा काम ना चल पाए, है ना, क्योंकि हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मिनिमाइज करना है ऑन द कंडीशन की 3a प्लस 4b कितना है? 60/7। ठीक है, तो इसको हम एक ऐसे तरीके से कर सकते हैं, चलो हम इसको क्या है ना नॉर्मल तरीके से सोचते हैं। वैसे तो कॉस कॉस लगा देंगे तो तुरंत हो जाएगा। इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको, और कंडीशन क्या दी हुई है पता है? 3a प्लस 4b इक्वल टू 60/7। ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ है। तो हम चाहें तो इसको कार्टेशियन प्लेन पे ले जा सकते हैं ना। कार्टेशियन प्लेन पे कैसे ले जाते हैं कि अपन मान लो कि इसको एक लाइन की तरह विजुअलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि इस लाइन को अगर तुम विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे ना बेटे भाई, तो ये कुछ ऐसी लाइन आएगी। आप ऐसे सोचो ना कि एक्स वाई में अगर इसको लिखोगे तो कैसे आएगा? ऐसा आएगा ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिनिमम चाहिए और विद द कंडीशन के 3x प्लस 4y 60/7 है। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 60/7 इज गोइंग टू बी दिस लाइन, और x कॉमा y क्या होगा? इसके ऊपर का कोई भी पॉइंट। तो बेटा ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये क्या है? ये ओरिजिन से यहां तक के डिस्टेंस का स्क्वायर है। यही हो गया ना, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई बोलता है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के मिनिमम वैल्यू बताओ, या कोई बोलता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के मिनिमम वैल्यू बतलाओ। तो बात तो सेम ही है ना, है ना, क्योंकि हमको जस्ट स्क्वायर करना है। तो कोई बोले कि यहां से मतलब इस पॉइंट का मिनिमम निकालना है सर, हाँ, तो यहां से इस पॉइंट का मिनिमम निकालने के लिए हम यहां से परपेंडिकुलर गिरा देते हैं ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो शॉर्टेस्ट होता है। तो बोला हाँ सर ये तो बहुत सही बात है कि हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट होता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसका मतलब हुआ कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मिनिमम इज सिंपल। सिंपल क्या?
मिनिमम इज 0 0 से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 0 0 से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगा 60/7। 0 0 सब्स्टिट्यूट करो और नीचे कितना आ जाएगा 5। तो मुझे लगता है कि ये 12 टाइम्स जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के मिनिमम वैल्यू आ जाएगी बच्चों, है ना, 144/49। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द मिनिमम। या फिर कॉस स्क्वायर थ्योरम लगाओ, मतलब वो इनइक्वालिटी लगाओगे तो उसके हिसाब से क्या होता है बच्चों कि 3a + 4b इज लेस देन इक्वल टू का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का यहां से मिनिमम निकल जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी यहां से 3600/49 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 25 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 25 से डिवाइड कर दोगे तो अपने आप आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मिनिमम आ जाएगा, मुझे लगता है 144/49। तो लेट्स सी, मेरे ख्याल से दिस इज ऑप्शन बी। चलते हैं अब अगले सवाल पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी सी बी पॉजिटिव रियल नंबर, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए एंड सी अपॉन ए प्लस बी, है ना। वैसे इसका एक नाम भी है, इसको कहते हैं हम लोग नेस्बिट इनइक्वालिटी, है ना। वैसे तो इसका मिनिमम 3/2 होता है। कोई बोले सर ये कैसे आएगा सर, तो इसके लिए थोड़ा सा अपन को मेहनत करनी पड़ सकती है यार, है, क्योंकि देखो ये एम जीएम से तो बनने वाला नहीं, क्योंकि इसका प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है नहीं। तो इसको करने के वैसे और भी तरीके हैं, लेकिन मैं इसमें एम एचएम का यूज करने वाला हूं। कोई बोले सर कैसे कीजिएगा, देखिएगा ध्यान से, है ना। हम चाहें तो इसके ऊपर वाले टर्म्स को सेम बना सकते हैं। कैसे सेम बना सकते हैं बच्चों, कि तीनों में एक 1 ऐड कर दीजिए। अगर तीनों में अगर आप एक 1 1 1 ऐड कर देते हैं, है ना, तो ऊपर का न्यूमरेटर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और -3 कर लीजिए, है ना। इस एक्सप्रेशन को आप चाहो तो e मान लो, और e मान के इसमें 1 1 1 ऐड करो और 1 1 1 सब्ट्रैक्ट करो तो -3 हो जाएगा। इधर देखिए, इनको जोड़िएगा ना तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी। फिर अगला देखिएगा ना तो एलसीएम लोगे तो c प्लस ए और ऊपर आएगा b प्लस सी प्लस ए, यानी a प्लस बी प्लस सी। और फिर अगला वाला क्या आएगा, फिर से a प्लस बी और ऊपर क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी और -3। इसको अपन बाद में हैंडल कर लेंगे, हाँ, -3 को बाद में हैंडल कर लेंगे। अपन क्या करते हैं सबसे पहले, है ना, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। इस पे हम लोग लगाते हैं क्या, एम एच एम, है ना। ये जो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स है, तो हमने बोला कि एम क्या होगा भाई, एम हो जाएगा इसका a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी, है ना, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस ए। तो बोले ऐसे एम एच एम क्यों लगा रहे हो सर, क्योंकि जब इसको पलटोगे ना एच एम में, आपको पता है सब पलटेगा, तो नीचे का एलसीएम सेम आ जाएगा। तो दिस होल अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मेरे भाई 3 अपॉन द एचएम। एचएम में पलटेगा सब ये, यानी यहां पे क्या आएगा पता है, बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, प्लस क्या आएगा सी प्लस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और फिर a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से बनेगा। और जैसे ही अब आप इसको लिखोगे ना a प्लस बी प्लस सी, या इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे लिख देते हैं ना, यहां से, है ना, दिस इज e। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखना चाहें तो ये e प्लस 3 हो जाएगा। दिस प्लस दिस, है ना, दिस इज e प्लस 3, है ना। इसमें हमें e की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो वो दिमाग में रखिएगा। तो ये हो जाएगा साइड क्या, e प्लस 3/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। अरे सर 2 कैसे हो गया ये, तो ये देखो ना, इसका एलसीएम a प्लस बी प्लस सी आएगा और ऊपर आएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। तब 3 को उधर भेज दोगे तो e प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2, और यहां से e क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। तो ये फेमस इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटी है ना, नेस्बिट इनइक्वालिटी के नाम से जाना जाता है। तो देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट मेरे दिमाग में ही था, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। अब क्या कह रहा है कि भाई a1 से a8 आर पॉजिटिव रियल नंबर और ये प्रोडक्ट में, मतलब पक्का ये जीएम के साइड बनेगा।
अब बोला लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज 16, तो सीधा ही एम जी एम लग रहा है, लगा देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो हमने बोला कि a1 प्लस a2 प्लस a6 तक तो सिंगल चल रहा है, फिर इसका 2a7। बहुत सारे बच्चे यहां सोचते हैं कि सर इसको तोड़ के लगा देंगे क्या, a7 प्लस a7, नहीं, क्योंकि जब a7 प्लस a7 करोगे ना तो a7 का स्क्वायर बन जाएगा, जबकि यहां पे तो a7 सिंगल पावर में, तो यानी कि आपको इस टर्म को एज अ सिंगल टर्म ही ट्रीट करना चाहिए। दिस गिव्स यू हिंट कि इसको सिंगल टर्म ही यूज करना चाहिए। अब कितने टर्म्स हो गए सर, 8, दिस होल अपॉन 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सबका प्रोडक्ट और रेज टू द पावर 1/8, यानी कि कितना आएगा बताओ, a1 इंटू a2 इंटू a3 टिल a6 और फिर 2a7 टू 8 और इस पूरे की पावर कितना आएगा 1/8। तो बच्चों a1 से 8 तक का प्रोडक्ट 64 हो गया और इंटू 2 स्क्वायर और इसकी पावर 1/8। 64 कितना हो गया, 64 हो गया आई थिंक 2 की पावर 6, तो ये 2 की पावर 8 हो गया है ना, तो यानी कि ये वैल्यू 2 के बराबर आ रही है। अब आप देख सकते हो 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मिनिमम इज गोइंग टू बी 16, तो हम बोले कि लीस्ट वैल्यूज की 16 आएंगे, दैट इज ट्रू, तो 20 नहीं आ सकती, तो बी नहीं आएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, इसकी लीस्ट वैल्यू चेक करनी है ना, और इसकी लीस्ट वैल्यू चेक करोगे तो क्या आएगा देखो, तो हम लोग बोलेंगे कि 1/a1 प्लस 1/a2 टिल 1/48 एंड होल अपॉन 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सबका प्रोडक्ट। तो a1 से 8 तक का प्रोडक्ट तो पता है कि 64 ही आएगा, और फिर एक ही टर्म में सिर्फ एक्स्ट्रा 4 लिखा हुआ है, तो 64 इंटू, तो ये फिर से मुझे लगता है नीचे 2 आएगा, तो 8/2 4, यानी कि ये भी आपका एक करेक्ट आंसर होगा, ये भी एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ए और सी तो करेक्ट हो गया। कोई बोले सर इसके लिए, तो इसके लिए मिनिमम अगर निकाल रहे हो है ना, विल बी लीस्ट व्हेन दीज आर इक्वल, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि जब आप उधर प्रोडक्ट में लिखोगे इन सबको सिंगल टर्म ही यूज करना पड़ेगा आपको, तो ग्रेटर देन इक्वल टू इन सबका प्रोडक्ट आएगा, और a1 से 8 का प्रोडक्ट आप 64 रख दोगे तो जो भी मिनिमम आ जाए आनी होगी आ जाएगी। लेकिन मिनिमम कब आएगा, क्योंकि इनको अगर आप सिंगल टर्म यूज कर रहे हो तो दैट मींस मिनिमम आने के लिए a1 हैज टू बी 2a2, 2a2 हैज टू बी 4a3, 4a3 हैज टू बी 8a4, यानी ये चीज नहीं होल्ड करेगी, यानी कि डी इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये भी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, PQRST पॉजिटिव टर्म से आपको बतलाना है कि क्या क्या ट्रू होगा, है ना। तो ये तो मेरे ख्याल से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। शायद इसमें शायद डायरेक्टली एम जीएम लगा दें क्या, तो P/Q प्लस R/S प्लस S/T, अच्छा ये तो फिर T प्लस 1/T बन गया, ये तो 2 2 2 6 से बड़ा हो ही जाएगा, ठीक है। फिर डायरेक्टली लगा दो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, तो ये 6 टर्म है, दिस अपॉन 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ। मुझे लगता है कि P/Q R/S S/T T/S S/R Q/P एंड पूरे की पावर 1/6 Q Q P P R R S S S S T T 1 से बड़ा, यानी कि ये पूरा किससे बड़ा हो जाएगा बेटा, 6 से बड़ा हो जाएगा, है ना। ये तो ठीक ही है। इसमें क्या बोल रहे हैं, Q Q से कट जाएगा, P P से कट जाएगा, R R से S S S T से, तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगाओगे तो मुझे लगता है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आएगा यार, है ना, लेस देन 5 तो नहीं होगा, है ना। ये तो डायरेक्ट लगा के देख लो आप, PQRST हाँ ठीक है, PQRST ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये ठीक लग रहा है। इस पर डायरेक्ट एमजीएम लगा दो तो नीचे PQRST का प्रोडक्ट आएगा, ऊपर उल्टा PTSQR आएगा, तो वो कट जाएगा ना, तो 5 से बड़ा हो जाएगा। इसका क्या करें सर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, 3P 1/PQ4, तो डायरेक्ट एमजीएम लगाओगे तो नहीं बैठेगी बात, क्यों, क्योंकि फिर 3P इंटू 1/PQ में 1/P² वेरिएबल हो जाएगा, तो इसको आपको कैसे तोड़ना पड़ेगा, 3P को बेटा P प्लस P और प्लस 1/PQ एंड होल बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू इन सब का प्रोडक्ट, दैट इज PQ इंटू 1/PQ। कोई PQ कैसे आ गया, तो बेटा P इंटू P PQ भी आएगा, ये 1 बन गया, तो यानी 3P प्लस 1/PQ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो मुझे लगता है इसका सही आंसर आएगा आगरा कैलकाटा दिल्ली ACD। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बोल रहा है कि A पॉजिटिव है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू M एंड होल्ड्स फॉर A इक्वल टू K। इसका मिनिमम मान M है और A इक्वल टू K पे होल्ड कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में मेरे ख्याल से वेटरन क्लैरिटी लोगों को आइडिया होगा कि 2 की पावर 6 थोड़ा भारी क्वांटिटी है, उसको किनारे कर देते हैं ना,
और इसके बाद जो ये टर्म्स है ना, इस पे एमजीएम का प्रहार करेंगे। तो ए की पावर 6 देखते रहिएगा, 1/a², ए क्यूब, देखो ऊपर ए की पावर 9 आएगा, तो मेरे ख्याल से बहुत इजी हो गया। 2 की पावर 6 को भी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो देख सकते हैं ए की पावर 6 a² ए क्यूब ये, तो नीचे 4 2 6 3 9 और ऊपर भी 9, तो डायरेक्ट एमजीएम लगाते हैं ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, इन सब का प्रोडक्ट, इन सब का प्रोडक्ट अभी हमने चेक कर ही लिया, 1 आएगा। तो मुझे लग रहा है देखो ए क्यूब ए की पावर 4 a² ए की पावर 6 गया, तो यानी ये साफ साफ बतला रहा है कि भाई ए की पावर 6 प्लस ए की पावर -2 प्लस ए क्यूब प्लस ए की पावर -4 प्लस ए की पावर -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे सवाल क्या होता है कि सर अगर मैं 2 की पावर 6 साथ में लेकर बनाता तो इंटू 2 की पावर 6 आता, उससे भी तो मिनिमम आ ही जाता ना, उसको लेते तो बेटा, तो फिर वो मिनिमम नहीं आता। हम मिनिमम कब बोलते हैं, जब सारे टर्म्स बराबर हो। तो जब आप सबको बराबर करने की कोशिश कीजिए ना, जब 2 की पावर 6 को साथ में लेके एमजीएम लगाएगा तो फिर वो सारे टर्म्स बराबर नहीं होंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि इनको बराबर कर सकते हो, जैसे इन दोनों को बराबर करोगे तो a = 1 आ जाएगा, आप चेक कर लो, ये 1 1 1 पे सब बराबर हो जाएगा। लेकिन जब आप 2 की पावर 6 एंटर करा दोगे तो 1 2 की पावर 6 के बराबर नहीं होगा, समझ में आ गया। हाँ, अब हमारा क्लेवरनेस क्या हो सकता है कि अब इसमें 2 की पावर 6 दोनों साइड ऐड कर दूं, है ना। तो मुझे लग रहा है कि ये a की वैल्यू k है, तो यानी k तो 1 आ गया, और m की वैल्यू यहां से दिख रही है 69 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी बढ़िया सवाल है। अगला सवाल देखिए, ये मुझे लगता है और ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। XYZ are 4 positive real numbers satisfying this, which of the following is true? तो जनता तो इसको क्रैक तुरंत कर लेती है कि है ना, कि सबको सर हम बराबर कर देते हैं, कि इक्वालिटी जनरली दिमाग में कॉन्सेप्ट रहता है कि सब बराबर होने चाहिए, है ना। लेकिन आप समझ रहे हो ना कि जैसे अभी ये क्वेश्चन है, अब अगर आपको ज्ञान उतना बढ़िया नहीं है तो आप बोलोगे सब बराबर होना चाहिए, तो आपने बोला अच्छा सब बराबर है तो ये टिक कर दिया, जबकि ये नहीं है। इसमें बराबर कौन होंगे, सब बराबर में कौन होंगे, A1 2 A2 के बराबर होगा, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह की चीजों में खेल हो सकता है आपके साथ, तो इसलिए मैच्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है इन क्वेश्चंस के अंदर। अब बात कोई कहता है कि सर ये बताइए ये कैसे होगा, तो ये देखने में तो वैसे भी बहुत खतरनाक सा लग रहा है। तो मैं क्या सोच रहा था कि अगर इस पे कुछ अप्लाई कर सकते हैं क्या अपन, ये मेरे ख्याल 6 टर्म्स है ना, ये 6 टर्म्स है, इस पे एमजीएम लगा के देखते हैं एक बार। xy प्लस xz प्लस xw प्लस yz प्लस yw प्लस zw अपॉन 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सबका प्रोडक्ट। सबका प्रोडक्ट में x कितनी बार आएगा देखिएगा, 1 2 3 3 बार आएगा x, y 1 2 3 y भी 3 बार आएगा, ऐसे ही z भी और w भी, है ना। ऐसे कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो, क्योंकि हमने 4c2 लिया तो 6 टर्म्स आएंगे, तो हर एक टर्म मेरे ख्याल से कितनी बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा। तो यानी इधर प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, और पूरे की पावर 1/6 ये बनेगा। अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसकी वैल्यू अगर यहां से निकालें तो ये कितना आ रहा है पता है, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, XYZW -27, है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी XYZW -27। तो मैंने क्या कहा कि इसकी वैल्यू हम यहां यूज कर ले रहे हैं XYZW, है ना, इसकी वैल्यू यूज कर रहे हैं XYZW और माइनस का कितना 27, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ, है ना, ध्यान से देखिएगा, ये 1/6 और क्यूब क्यूब हट जाएगा तो ये बनेगा √XYZW। तो मैं क्या कह रहा हूं भाई कि √XYZW को ना कुछ मान लेते हैं, है ना, इसको u मान लेते हैं, तो यानी ये बन गया u², ठीक है, और ये 6u को इधर ले आओ तो -6u -27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मुझे लग रहा है कि दिस विल बिकम फैक्टर u -9 इंटू u +3। देखो बेटा, u हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, एंड u शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, u शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो u हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी, XYZW तो पॉजिटिव है ही, और स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव क्वांटिटी इज आल्सो पॉजिटिव, तो ये u पॉजिटिव है। तो यानी अगर u पॉजिटिव है तो u +3 पॉजिटिव रहेगा, तो यानी u -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अरे देखो ना, दो टर्म्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, u +3 पॉजिटिव है,
तो u माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या हो गया, u हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। इसका मतलब कि अगर ये 9 या 9 से बड़ा है मेरे भाई, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, 81 से बड़ा। पिक्चर हुई मेरी, पिक्चर हुई बाकी है मेरे दोस्त, क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू दिया हुआ है, तो इस पे एम जीएम लगाते हैं। तो इसके हिसाब से क्या आ रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू अपॉन 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट नहीं एक्स वाई जेड डब्ल्यू की पावर 1/4। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू अगर 12 रखते हो तो 12/4 3, और 3 की पावर 4 करो, तब देखिए खेल ठीक उल्टा हो गया है। खेल क्या हो गया है कि ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू 81 से छोटा होगा, और ये कह रहा है कि बड़ा होगा। मतलब ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी काइंड ऑफ चीज है ना, कि भाई ये 81 से बड़ा कह रहा है, ये 81 छोटा कह रहा है, तो ले दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका मतलब एक ही चीज हो सकती है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू 81 होना पड़ेगा। और अगर ये 81 के बराबर हो रहा है, तो आप समझ रहे हैं ना कि एम जीएम में इक्वालिटी होल्ड कर गई है ना। आप बोल रहे हो क्या कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू अगर 81 के बराबर हो रहे हैं, तो इसका मतलब इक्वालिटी होल्ड कर गई। तो तभी पॉसिबल है ना जब सारे नंबर बराबर हो। सारे नंबर बराबर हो, इसका मतलब एक्स और वाई और जेड और डब्ल्यू सब के सब क्या होंगे, 3 के बराबर। आप चेक करके भी देख लीजिए, है ना। 3 + 3 + 3 12 हो जाएगा, इधर 81 आएगा, इधर आप निकाल के देख लीजिएगा, 9 6 टाइम आएगा 54 + 27 दैट इज 81, यानी सब 3 आएंगे। 3 + 3 6, 6/6 1, सही है। 3 + 3 6 - 3 3 3 ग्रेटर देन 2, सही है। 3/3 1 1 - 1 0 से 0 ग्रेटर देन 2, सही नहीं है। यह आ जाएगा 6 और -6 तो 0, तो ये भी सही नहीं है ना, इसकी वैल्यू 1 है। तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आगरा एंड बॉम्बे। अगले सवाल पे चलते हैं। इस तरह के सवाल काफी सारे आते रहते हैं ना, इस तरह के सवाल काफी आते रहते हैं आपके टेस्ट में। तो कोई बोले कि सर ये एपी में दिया हुआ है, तो एपी में ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब 2 टाइम्स द मिडिल टर्म is equal to sum of the extremes, that is 5 की पावर 1 + x + 5 की पावर 1 - x और प्लस 25 की पावर x + 25 की पावर -x, है ना। और यहां पे देख सकते हो कि a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो इन दोनों से 5 की पावर 1 कॉमन आ जाएगा, और अंदर बनेगा 5 की पावर x + 1/5 की पावर x, और इधर क्या बन रहा है 25 की पावर x + 1/25 की पावर x। इसका क्या मतलब हुआ गुरु, ये आपको पता है ना कि t अगर पॉजिटिव है ना, ये इनइक्वालिटी, आई होप यू नो दिस, t एम जीएम से तुरंत आ जाएगा। अगर t पॉजिटिव है तो कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। तो ये देखो ना, ये t + 1/t है, और ऑफ कोर्स 5 की बार एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी t + 1/t है। और इसका मतलब हो गया कि हम बोल सकते हैं कि a, चलो इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि 5 की पावर x + 1/5 की पावर x 2 या 2 से बड़ा होगा। और इसकी इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब 5 की पावर x 1 होगा, यानी x की वैल्यू 0 होगी। इसी तरीके से इसकी इक्वालिटी भी कब होल्ड करेगी, सेम x पे, x = 0 पे। तो मैंने बोला कि अगर दोनों सेम x = 0 पे सेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 2 10 और 10 + 2 12, यानी 12 या 12 से बड़ा होगा। 12 कब होल्ड करेगा, जब x की वैल्यू क्या होगी 0। तो यानी कि बोल रहा है कि आर इन एपी देन ए कैन बी 12 से बड़ा होना चाहिए। 12 से बड़ा मतलब 12 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है ना। तो ठीक है, मेरे ख्याल से ये इन स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल किसको कहते हैं, मेरे ख्याल से सारे साइड्स बराबर नहीं होते, है ना। तो बोलता है कि द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ tan² a/2 + tan² b/2 + tan² c/2। तो इसमें मुझे लगता है थोड़ा डिफरेंट आ गया। इसमें आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए यार, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ABC 3 रियल नंबर है, सुनिएगा, ABC अगर 3 रियल नंबर है, तो आई होप यू नो दिस कि a² + b² + c² इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये याद भी रखिए, AB + BC + C है। बोले सर ये कैसे आ सकता है, तो ये बेटा वैसे तो देखो, आप a - b का होल स्क्वायर लिख लो, तो आप क्या बोलोगे, a - b का होल स्क्वायर इज a² + b² - 2ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब क्या होगा, a² + b² ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab। अब मैंने कहा कि यही चीज b और c के लिए भी लिख दो, यही चीज b और c के लिए लिख दो, और एक बार साइक्लिकली c और a के लिए भी लिख दो, और तीनों को जोड़ दो। तीनों को जोड़ते ही इधर की साइड क्या मिलेगा दोस्तों, 2 टाइम्स a² + b² + c² एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ab + bc + ca। 2 से 2 उड़ा, और क्या आप देख सकते हैं वही प्रकट हुआ है जो हमने बोला था। ये देखिए
कोई बोले इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, जब सब ये ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी हो, है ना। तो यानी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पे इक्वालिटी होल्ड करेगा, समझ रहे हो। तो अब मैंने बोला ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि ए को रख देता हूं tan a/2, बी को tan b/2 और सी को tan c/2, है ना। इसको हम जेनसन से भी कर सकते हैं, है ना। जेनसन एक इनइक्वालिटी होती है जो जानते होंगे बच्चे, तो खैर मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन हाँ जेनसन से भी कर सकते हैं। तो tan स्क्वायर a/2 प्लस tan स्क्वायर b/2 प्लस tan स्क्वायर c/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू सर आएगा सिग्मा tan a/2 tan b/2, क्योंकि यही तो आएगा ना, tan a/2 tan b/2 tan b/2 tan c/2 tan c/2 tan a/2, इसका वैल्यू कितना होता है। तो ट्रायंगल में सर इसकी वैल्यू होती है 1, और इक्वालिटी होल्ड नहीं कर पाएगी क्योंकि स्केलेन ट्रायंगल है, तो साइड्स विल नॉट बी इक्वल, यानी कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी बराबर नहीं हो सकता, तो यानी कि यहां पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होगा। तो यानी मैं बोल सकता हूं कि भाई tan स्क्वायर a/2 प्लस tan स्क्वायर b/2 प्लस tan स्क्वायर c/2 शुड बी ग्रेटर देन 1। तो बोला सर ग्रेटर देन 1 क्यों, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यों नहीं, क्योंकि उसके लिए फिर tan a/2 tan b/2 tan c/2 बराबर होना पड़ेगा, मतलब a इक्वल टू b इक्वल टू c आएगा, मतलब ट्रायंगल स्केलेन की जगह इक्विलेटरल बन जाएगा। स्केलेन में हम लोग बोल रहे हैं कि नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल, तो इसलिए इट शुड बी ग्रेटर देन 1। तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू उसकी कितनी आ जाएगी, तो अगर स्ट्रिक्टली 1 से बड़ा है तो लीस्ट इंटीग्रल तो मुझे लगता है इसका कितना आ जाएगा बच्चों, 2 के बराबर, है ना। चलते हैं अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी करने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप इक्वल इक्वल नंबर ले लें तो 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं, करते हैं, देखते हैं क्या है। एबीसीडी आर पॉजिटिव रियल नंबर, और ये दिया हुआ है एबीसीडी डायरेक्ट आपको निकलना बहुत मुश्किल है। रीजन क्या है कि भाई आप डायरेक्टली अगर एमजीएम लगा भी दोगे इन चारों टर्म्स पे, तो उधर तो इनका प्रोडक्ट आएगा ना उधर इनका प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, तो डायरेक्टली तो वो चीज आएगी नहीं। लेकिन हाँ, क्या मैं ए कहीं बना सकता हूं, तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसको इधर ले जाओ एक बार, देखो। तो अगर इसको अगर इधर ले जाओगे तो आपको ए बनता हुआ दिख जाएगा, है ना, कि खुले में ए बनाना है ना, क्योंकि a प्लस 36 और b प्लस 36 जब तक है तब तक तो हम लोग बोले कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो लेकिन दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/36 माइनस 1 अपॉन a प्लस 36, एंड नाउ यू कैन सी कि दिस थिंग इज गोइंग टू बी, नीचे एलसीएम में 36 इंटू a प्लस 36, और ऊपर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a प्लस 36, या लिख देता हूं a प्लस 36 माइनस 36, ये देखिए a बन गया। तो दिस इज a 36 अपॉन a प्लस 36, ऐसा बन जाएगा, देख लो। कोई बोला अगले अगला स्टेप क्या है, तो अगले स्टेप में आप चाहो तो आप एमजीएम लगा सकते हो ना, जैसे कि आपने ये लिखा कि इसके ऊपर मैं एमजीएम लिखता हूं इन 3 टर्म्स के ऊपर, दिस होल अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, इन तीनों का प्रोडक्ट रेज टू द पावर 1/3। तो मेरे भाई नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सर इन तीनों का प्रोडक्ट, मतलब b प्लस 36 c प्लस 36 और d प्लस 36, है ना, ऐसा बन जाएगा। तो बोले सर इसके आगे क्या होगा तो इसके आगे कुछ नहीं, आप इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको पता है, तो ये यहां पे टिका सकते हैं आप, है ना। तो ये कितना देगा, a अपॉन, देखना ध्यान से, a अपॉन 36 इंटू a प्लस 36, और इस पूरे के नीचे 3 है बॉस, तो दिस अपॉन 3, है ना, ध्यान देखते रहिएगा। ये 3 कैसे आगे सर, तो ये बेटा आपने रखा a अपॉन 36 इंटू a प्लस 36, और अपॉन डिनोमिनेटर में 3 था तो उसका 3 आ गया, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन b प्लस 36 की पावर 1/3, c प्लस 36 की पावर 1/3, एंड d प्लस 36 की पावर 1/3। आपको बोले सर आगे नहीं समझ में आ रहा, आगे क्या करने वाले हो आप, क्योंकि सर a तो आ गया, लेकिन BCD का क्या हुआ, तो आप सोचो ना कि अगर जैसे a आया है वैसे ही b भी आएगा, c भी आएगा, d भी आएगा, यानी कि आपको इसी को बार बार यूज करना है। तो मैं अब क्या कह रहा हूं कि इसी को मैं बार बार लिख रहा हूं, तो ये अब फाइनल रिजल्ट में लिख रहा हूं, है ना, a बटा 108, 36 गुने 3 कितना हो जाएगा 108, और इंटू कितना है a प्लस 36, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 1 अपॉन, ऐसा कर लेते हैं, लिख देते हैं b प्लस
है ना, 1/b+36 c+36 और d+36 और पूरे की पावर कितना लिख देते हैं 1/3। तो बोले हाँ सर ये यहां तक तो समझ में आ गया। अब क्या करोगे, अब यही काम b के लिए भी कर देंगे। फिर क्या करोगे, सबको मल्टीप्लाई सो दैट यू गेट ABCD। और ये जो बड़े बड़े टर्म्स हैं अभी आप देखना सब साफ हो जाएंगे। इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब इसमें a+36 c+36 एंड d+36 की पावर 1/3। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा लिख रहा हूं, है ना, आप समझ गए होंगे। ऐसा और भी दो आएंगे। तो जब सबको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो इधर आप समझ रहे हो ABCD आ जाएगा और नीचे 108 108 108 तो 108 की पावर 4 आ जाएगा। यस सर। और इधर क्या आएगा, इधर a+36 b+36 और c+36 आएगा। है ना, और d+36 आएगा। फिर बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू जो आएगा उधर सब तहस नहस हो जाएगा। है ना, कि देखना इसमें जैसे b+36 की पावर 1/3 है, इसमें नहीं है लेकिन बाकी दोनों में होंगी। तो यानी b+36 कितनी बार आया, 3 बार, और पावर 1/3 है तो b+36 हो जाएगा। इसमें देखो c+36 है, इसमें भी है, अगला वाला c वाले में नहीं होगा और d वाले में फिर से c+36 होगा, यानी कि वो भी c+36 होगा। मतलब कुल मिला के आप समझ रहे हैं कि इधर जब अगर आपको दिक्कत है तो आप बाकी दोनों भी लिख लीजिएगा और फिर मल्टीप्लाई करके देखिएगा। है ना, तो यू विल सी कि ये पूरा का पूरा बन जाएगा आपका। है ना पूरा। और जिनको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा आता है उनको समझ में आ गया होगा कि सर ये तो बहुत मजेदार हो गया, है ना, इट इज अल्टीमेट, बहुत बढ़िया ये गया। और फिर अगर कोई बोलता है अब ABCD की पावर 1/4 तो मेरे भाई सीधा सीधा क्या दिख रहा है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 108, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, ये 108। है ना, यही पूछे कि अच्छा सॉरी इज n देन ये पूछ रहा है 108/27, तो मुझे लग रहा है 4 टाइम्स जाएगा 728। ठीक है 4 टाइम्स जाएगा। तो आई होप मजा आ गया होगा। है ना, कोई बोले सर ये वाला जानबूझ के मैंने रखा था, है ना, कि आप जैसे ये सवाल है वही 4 की जगह वो 3 में, तो ये आप डेफिनेटली कीजिएगा और इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। 16वें सवाल का आंसर हर बच्चा लिख रहा है जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, तो ही पता चलेगा। अच्छा अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल और भी धुआंधार है, ट्राई करके देखिएगा, एकदम मजा आ जाएगा। बोला द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट दीस 3 नंबर्स फॉर्म अ नॉन कांस्टेंट एपी। नॉन कांस्टेंट एपी मतलब डी नॉन जीरो होना चाहिए इन द सेम ऑर्डर, मतलब इसी ऑर्डर में, कुछ पलट सलट नहीं करना है ना, हमें ये एपी में चाहिए और डी शुड नॉट बी जीरो। तो व्हाट आर द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की कितनी ऐसी वैल्यूज होंगी। तो कोई बोले सर ये कैसे कर पाएंगे, तो हमें सिंपल है ना, ये एपी में बोल रहा है, अगर एपी में बोल रहे हैं तो हम बोले 2 टाइम्स 2 की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर एक्स क्यूब। यस सर, ये तो समझ में आ गया क्योंकि एपी का कंडीशन लग गया। कोई बोले फिर क्या करेंगे, तो फिर आप इसमें एमजीएम लगा दो, है ना, एमजीएम लगाओगे तो क्या आएगा, 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर एक्स क्यूब अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट की पावर हाफ, ऐसा बनेगा। और इसकी वैल्यू देखो कितनी है, 2 इंटू 2 की पावर एक्स स्क्वायर। यस सर। और इधर लिखोगे तो एक्सपोनेंट रूल लगाओगे तो 2 की पावर एक्स प्लस एक्स क्यू बाई 2 आ जाएगा। तो आपको पता है ना बेस तो 2 से बड़ा ही है, तो इसका सिंपल मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब। तो मैंने बोला हाँ सर ये भी समझ में आ गया, इसको उधर ले जाओ तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी एक्स क्यूब इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना, एक बार देख लो। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मुझे लगता है, तो 2 एक्सपोनेंट है तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस अपॉन 2 होगा, है ना, दिस अपॉन 2 होगा। तो हमने बोला कि 2x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब। और यहां से फर्दर देखना, इस 2x स्क्वायर को इधर ले जाओ तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। तो x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बन रहा है पता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब सर अब बेटा ध्यान से देखो, x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0।
अब पॉइंट इज कि नॉन कांस्टेंट एपी भी बनाना है ना, तो इसमें क्या आएगा है ना, इसमें क्या आएगा वो सुनेंगे ध्यान से है ना। x माइनस वन का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। तो देखो एक तो हो सकता है कि x इक्वल टू कोई बोल दे 1 आ जाए सर, है ना, इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला x, तो x इक्वल टू 1 आ जाए, बाकी तो ये पॉजिटिव है, तो फिर x का मान क्या होगा, 0 या 0 से जुड़ा, या फिर x 0 हो जाए या फिर x नेगेटिव आ जाए। सुन लो ध्यान से, जैसे x इक्वल टू 1 पे ये 0 हो जाएगा तो सेटिस्फाइड है, 0 पे भी 0 है तो सेटिस्फाइड है, और लेस देन 0 अगर लेते हो x को तो भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यानी अब देखो x इक्वल टू 1 पे ये क्या बन रहा है, x इक्वल टू 1 पे सर तीनों 2 बन रहे हैं, तो क्या ये नॉन कांस्टेंट एपी है, नहीं, कांस्टेंट एपी हो गया, d 0 हो गया। 0 पे क्या बन रहा है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, यानी कि सब 1 बन रहे हैं, तो क्या ये नॉन कांस्टेंट एपी है, नहीं सर, तो यानी कि ये दोनों तो नहीं हो सकता। तो कोई बोले x नेगेटिव में सारे हो जाएंगे, अब ये सोचना पड़ेगा x नेगेटिव में सारे होंगे कि नहीं। अब सुनना, अगर x नेगेटिव है तो x स्क्वायर कैसा होगा बताओ, पॉजिटिव। हाँ सर, x नेगेटिव है तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 2 की पावर एक्स स्क्वायर कैसा होगा बताओ, तो 2 की पावर एक्स स्क्वायर से 2 की पावर 0 से बड़ा होगा, और 2 इंटू 2 की पावर एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो सर ये 2 इंटू 2 की पावर 0 यानी कि 2 से बड़ा होगा। तो आप देख रहे हो कि ये वाली साइड अगर x नेगेटिव लेते हो तो ये 2 से बड़ा हो गया, ये 2 से बड़ा हो गया। लेकिन बच्चों अगर आप देखोगे इधर की साइड 2 से छोटी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अगर x नेगेटिव है तो आप समझ रहे हैं ना कि 2 की पावर x विल बी लेस देन 2 की पावर 0, और इसका मतलब हो गया कि 2 की पावर x 1 से छोटा हो गया, है ना, और x नेगेटिव है बच्चों तो x क्यूब भी नेगेटिव होगा, यस सर, यानी 2 की पावर x क्यूब भी 2 की पावर 0 से छोटा होगा, मतलब ये भी 1 से छोटा होगा। तो बच्चों ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, मतलब इधर की साइड 2 से बड़ी होगी, तो सर ये तो बिल्कुल होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर x नेगेटिव हुआ तो AP ही नहीं बन रहा, ये 2 से बड़ा हो गया, ये 2 से छोटा हो गया, हाँ सर, तो यानी कि इसमें भी नहीं बन रहा, तो फिर क्या हुआ, तो फिर यानी कि ऐसी कोई ही वैल्यू x की नहीं है जिसके लिए इसी ऑर्डर में एक नॉन कांस्टेंट एपी बन रहा हो, है ना। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि देयर इज नो वैल्यूज ऑफ x, यानी कि 0 वैल्यूज ऑफ x, राइट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, है ना। 18 नंबर सवाल पे आते हैं। 18 नंबर सवाल में इसका पूछ रहा है, शायद हमको लगता है लीस्ट वैल्यू, है ना, और इस तरह के क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं, तो इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। कोई बोले इसका लीस्ट वैल्यू कैसे निकलेगा सर, तो अगर कोई बच्चा डायरेक्टली एम जीएम ट्राई करेगा ना तो वो फेल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ना प्रोडक्ट जब लिखोगे इसका तो ए क्यूब और ए, तो ए स्क्वायर बच जाएगा ऊपर, बी तो कट जाएगा, और सी स्क्वायर और 1 प्लस सी रहेगा तो वो और खतरनाक हो जाएगा। तो यानी कि हमें ये समझ में आ रहा है कि देखो बी के हिसाब से तो ये ठीक है, लेकिन ए और सी के हिसाब से उसको सुटेबल बनाना है, तो अगर ऊपर ए क्यूब है तो नीचे ए 3 बार आना चाहिए, सुनेंगे ध्यान से। तो मैंने बोला ठीक है भाई, ए क्यूब बाई 4 भी चलेगा, बी अपॉन 8 सी स्क्वायर को मैं अभी नहीं छेड़ रहा, बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, और 1 प्लस सी बाई 2a को 1 बाई 2a प्लस सी बाई 2a लिख दूंगा। तो सर यहां पे अभी थोड़ा इंबैलेंस अभी भी है, कैसे, बी तो कट जाएगा जी में, ए स्क्वायर ए क्यूब से कट के ऊपर एक ए बचाएगा और नीचे एक सी बच जाएगा, तो यानी सर एक सी बच रहा है और एक ए बच रहा है, तो आप क्या करें, तो हमने बोला कि इसी को स्प्लिट करके लिखो बराबर में, तो ए क्यू बाई 4 बी अपॉन 8 सी स्क्वायर 1 बाई 2a, यहां तक सब सही है, और इसको दो बराबर भागों में बांट दो, तो सी बाई 4a प्लस सी बाई 4a, है ना, एंड होल अपॉन 5। अब लगा के देख लो, सब कट जाएंगे, है ना, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, बी अपॉन 8 सी स्क्वायर 1 बाई 2a सी बाई 4a सी बाई 4a एंड होल रेस टू द पावर 1 बाई 5, तो ए क्यूब गया ना, बी बी सी स्क्वायर सी सी, तो यानी अब इसको वापस से तुम लिखना चाहो तो वापस से यही बन जाएगा, ए क्यू बाई 4b प्लस बी अपॉन 8 सी स्क्वायर, और फिर से यही 1 प्लस सी अपॉन 2a इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, है ना, क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और ये एक बार देख लो 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की बार 5, है ना, 2 की बार 6, और 2 स्क्वायर 2 की बार 10, तो उसका 1 बाई 5 करेंगे तो शायद 4 आ जाएगा ना, 2 स्क्वायर 4, तो दिस कैन बी एक्सप्रेस 5 बाई 4, तो 5 प्लस 4 इज 9। बाकी आप एक बार कैलकुलेशन देख लेना यार, है ना, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है ना, मेरे ख्याल से तो सही होगा, 5 ऊपर ले गए और
3 2 5 1 6 2 8 2 10, ठीक ही होगा शायद, है ना, देख लेना। ये क्वेश्चन भी बहुत कमाल का क्वेश्चन लग रहा है बच्चों, है ना, कि x1 x2 x3 टिल x6 नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। ये सम 1 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 140, है ना। ये देखिए 3 का प्रोडक्ट है ना। इसको सोचिए 3 का प्रोडक्ट कैसे बनेगा, और ये भी 3 के प्रोडक्ट है, ये भी 3 के प्रोडक्ट है ना, बिल्कुल आराम से देखिएगा। तो जब अगर ये 3 के प्रोडक्ट और ये 3 के प्रोडक्ट हैं तो कैसे बना सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको 2 एट ए टाइम क्लब करना पड़ेगा। अब 2 एट ए टाइम क्लब करना भी ऐसा पड़ेगा कि जिसमें ये सारे टर्म्स बन रहे हो। जैसे कि अगर मान लो कि 3 ब्रैकेट्स हैं ना, 2 एक्स के, 2 एक्स मतलब x1 x2 x3 x4 ऐसे करके। तो जैसे मेरे को पहले सोचना पड़ेगा, जैसे x1 है, x3 है और x5 है, तो ये तो हम ऐसे ही रखेंगे तभी x1 इंटू x3 इंटू x5 बनेगा। और फिर ये जो बचा हुआ है ना, इसमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा आपको कि x2 x4 x6 बने। लेकिन अब x2 कहां रखें, x4 कहां रखें, x6 कहां रखें? तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, x1 x2 x3, तो साफ साफ दिख रहा है कि x1 x3 के साथ अगर x2 का कॉम्बिनेशन है तो x2 यहां जाएगा, ठीक है। फिर x2 x3 x4, तो देखो x2 x3 के साथ x4 का कॉम्बिनेशन है तो x4 यहां आना चाहिए, समझना। और फिर क्या है, x3 x4 x5, तो x3 x4 x5 तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x4 x5 x6, तो x4 x5 x6 फिर यहां आएगा। अच्छा एक ही बचा था वैसे तो, है ना। तो हम लोग बोले कि अगर आप ऐसे टर्म्स में लिख रहे हो, अच्छा आगे भी देख लो, आगे भी देखो x5 x6 x1 होगा तो x5 x6 x1 इसके प्रोडक्ट में बनेगा। फिर x6 x1 x2, तो मेरे ख्याल से x6 x1 x2 ये भी बनेगा। तो मेरे को ये सम पता है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि इस पे एम जीएम लगाते हैं, तो दिस प्लस होल अपॉन कितना 3, है ना, होल अपॉन कितना 3, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखूं, इन सब का प्रोडक्ट, यानी x1 प्लस x4 x3 प्लस x6 और x5 प्लस x2 की पावर 1/3। अच्छा ये वाली वैल्यू तो 1 है ना, ये वाली वैल्यू तो 1 है, तो मैंने बोला ठीक है भाई ये वाली वैल्यू 1 है और क्यूब कर दो दोनों साइड, तो 1/27 आ गया। और जैसा मैंने बताया था कि ये सारे टर्म्स जो है ना इसमें बन रहे हैं, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके लिख लो, है ना। मैं क्या कह रहा हूं कि इस एक्सप्रेशन को मैंने ई मान लिया, ये पूरा एक्सप्रेशन अपन ने कह दिया ई, ठीक है। तो यानी आप देख रहे हो कि दिस 1/27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, देखना x1 x3 x5 और फिर प्लस x2 x4 x6, है ना, x2 x4 x6 और प्लस 8 टर्म टोटल बनने थे, है ना, टोटल 8 टर्म बनने थे, 2 का ब्रैकेट 2 का ब्रैकेट 2 का ब्रैकेट, तो टोटल 8 टर्म बनने थे, है ना, समझना। तो 2 टर्म तो बना दिए, जो 6 टर्म बनेंगे वो यही बनेंगे, चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, एंड दैट इज ई। और इसकी वैल्यू क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/540, तो मैंने बोला ठीक है भाई, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/540 प्लस ई, है ना, ये भी समझ में आ गया। इन दोनों को कनेक्ट करो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ई इज लेस देन इक्वल टू 1/27 माइनस 1/540, और मुझे लग रहा है कि दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी नीचे 540 और ऊपर 19, तो ई की मैक्सिमम वैल्यू 19/540 आ रही है, यानी कि मुझे लग रहा है कि इनका सम आएगा 559, है ना, देख लीजिएगा। बाकी मैथ्स तो कॉलम से है ना, ये मेरे ख्याल से इजियर साइड के क्वेश्चंस हैं, आप एक बार देखिए, है ना। जो कोई पूछे कि ये कैसे होगा सर, तो ये देखो एम टाइप का लग रहा है, ये एचएम टाइप का लग रहा है, तो मैंने क्या बोला, सीधा ही a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन, एकदम हलवा सवाल है ना, 1/a 1/b 1/c। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/a 1/b 1/c का सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9, है कि नहीं। यानी कि इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 9, सामने वाला ही है। को बोले इसमें, तो इसमें देखो मेरे ख्याल से तो क्लास में भी लिया जाता है इस तरह के छोटे सवाल, तो कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी ए एम जी एम, बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट बी सी, और c प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट सी ए। यानी बच्चों a प्लस बी प्लस सी प्लस ए क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ABC, क्योंकि देख सकते हो कि ये जो रूट ए बी रूट बी सी रूट सी ए का प्रोडक्ट है वो एबीसी आ जाएगा, तो यानी कि दिस अपॉन एबीसी करोगे तो 8, यानी कि इसका आंसर 8 आ जाएगा, आर। अब कोई बोले सर इसमें कैसे करोगे, ये तो थोड़ा भारी सा लग रहा है ना, ये तो थोड़ा भारी सा लग रहा है, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस,
तो इसमें एक काम करो, दो दो करके लगा लो, है ना, कि दिस होल अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा पता है ना, a बाई डी, और इधर क्या आ जाएगा d बाई ए, और फिर लास्ट में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, है ना। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि अपन क्या करें, a बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई डी अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, तीनों का प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट लिखोगे तो a बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी की पावर 1/3, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि a बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू ए बाई डी की पावर 1/3। अब जो सेकेंड वाला ब्रैकेट जो इसके बाजू में लिखा हुआ है ना, इसके बाजू में लिखा हुआ है बी बाई ए, सी बाई बी, डी बाई सी, बी बाई ए, सी बाई बी, डी बाई सी, इसमें भी डायरेक्ट लगा दो, तो मुझे लग रहा है 3 इंटू डी बाई ए की पावर 1/3, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कट जाएगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू मुझे लगता है 9 आ जाएगा। तो इसका भी आंसर मुझे लगता है 9 ही आना चाहिए। और इक्वालिटी दिख रहा है, एबीसीडी बराबर कर लो 1 1 1 तो आ ही जाएगा। कोई बोले ये वाले में तो मुझे लगता है डायरेक्ट लगा दो, डायरेक्ट लगा दोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू मुझे लगता है ये 3 आ जाएगा, है ना, डायरेक्ट लगा दो उसमें तो ये क्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 20 नंबर सवाल और ये लास्ट, है ना। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि हैज ऑल पॉजिटिव रूट, तो ए बी सी डी निकालो। इससे बच्चों को चमकता ही नहीं कि क्या करना है। तो बच्चों इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, अगर जब भी इस तरीके से पॉजिटिव रियल रूट्स आए ना तो आप एम जीएम का ही ध्यान रखिएगा। कैसे सर? तो हमारे पास यहाँ 6 रूट्स हैं बच्चों, तो मैंने बोला कि इसके 6 रूट्स हमने मान लिए कि है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6, है ना, ये 6 रूट्स मान लिए मैंने। तो मैंने बोला इन 6 रूट्स का एम क्या आएगा, तो इन 6 रूट्स का एम आएगा बच्चों अल्फा 1 से अल्फा 6 तक का सम, और अपॉन 6 इसका एम आएगा दिस अपॉन 6, और ये क्या है, ये है सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम, जो कि 12 आएगा। तो 12/6 कितने के बराबर आ जाएगा, 2। कोई बोले इनका जीएम कितना आएगा, तो जीएम हम लोग बोल सकते हैं दिस विल बी अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 इंटू अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6 एंड पूरे की पावर 1/6। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी 64 की पावर 1/6। और बच्चों 64 कितना होता है, 2 की पावर 6 की पावर 1/6 मतलब 2। तो यानी कि दिस कंक्लूड्स कि एम इज इक्वल टू जीएम, और एम इक्वल टू जीएम का मतलब क्या हुआ कि जिन भी टर्म्स में आपने एम जीएम लगाया है वो सब बराबर होंगे। तो दिस इंप्लाई कि अल्फा 1 से लेकर अल्फा 6 तक सब बराबर होंगे। तो कितने के बराबर होंगे, तो बच्चों आपको भी पता है कि अल्फा 1 से अल्फा 6 का सम 12 है, तो सब 2 के बराबर होंगे तभी 12 होएगा सम, है ना, क्योंकि सब इक्वल है। तो ऑल मस्ट बी इक्वल टू 2। तब को बोले एबीसीडी कैसे निकलेगा, तो अब तो एबीसीडी इजी है ना। ए क्या है, सम ऑफ रूट्स 2 एट ए टाइम, तो 6 रूट्स हैं और 2 एट ए टाइम लोगे तो कितने बनेंगे, तो 62, और सब में 2 का प्रोडक्ट होगा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 1, अल्फा 3 ऐसे करके सारे बन रहे होंगे। तो अल्फा 1, अल्फा 2 सब 2 के बराबर है, तो 2 का प्रोडक्ट निकालोगे तो 4, तो 15 गुने 4 मुझे लगता है 60, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 60। को बोले बी क्या है, सम ऑफ रूट्स 3 एट ए टाइम, तो 3 एट ए टाइम करोगे तो 6 है तो 63, और 3 रूट्स का प्रोडक्ट करोगे तो सब 2 2 2 है तो 8 आ जाएगा। ये मुझे लगता है 20 होता है, तो ये शायद 160 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 160, ये वाला। सी क्या है, सम ऑफ रूट्स 4 एट ए टाइम, तो आप 6 में से 4 रूट लोगे तो 64, और 2 2 2 4 बार होगा तो 16, तो मुझे लग रहा है ये तो फिर से 15 गुने 16 हो जाएगा, 16 25 80 के 0 हासिल 8, 16 का 24, तो ये शायद 240 हो जाएगा। और कोई पूछे डी, तो डी तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स 5 एट ए टाइम, तो 5 एट ए टाइम लिखोगे तो 65, यानी कि 6 आ जाएगा, और इंटू 32, तो 32 गुने 6 मेरे ख्याल से 192, तो मेरे ये लगता है कि डी का क्या आ जाएगा, क्यों। तो वी हैव डन दिस 21 क्वेश्चन वाला एम जीएम का सेशन, है ना, एंड आई होप आपको काफी पसंद आया होगा। और अगर बिल्कुल पसंद आया तो जरूर से कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इसको शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के मंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसा टॉपिक जो
सही में मैक्सिमम लोगों का पेन पॉइंट है, तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। वी विल ट्राई कि फ्यूचर सेशन में आपका भी जो सेशन है वो इंक्लूड हो, है ना? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।